आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। उद्योग का विकास, कैसे फैक्ट्रीज, काम करने के तरीके, ये सब समय के साथ बदले हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है उद्योग के क्रमिक चरण 1.0 से 5.0 तक। यहाँ में ले जाता है 18वीं सेंचुरी के एंड से बिल्कुल आने वाले कल तक। दिखाता है कि कैसे नई टेक्नोलॉजीज ने सिर्फ मशीनों को नहीं, हमारे जीने के तरीके को भी बदला है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं, भाप के इंजन से शुरू करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। लेकिन पहले ये उद्योग शब्द, इसका मतलब क्या है, इसका दायरा क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो उद्योग मतलब वो सारे आर्थिक काम जहां चीजें बनती हैं या सेवाएं दी जाती हैं। हम अक्सर इन्हें इनके मुख्य उत्पाद के हिसाब से ग्रुप कर देते हैं, जैसे गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, ऑटोमोटिव उद्योग, कपड़ा मिलें, टेक्सटाइल उद्योग, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनियां आईटी में, बैंकिंग में। और ये जो दस्तावेज है, ये इस पूरे विकास को 5 खास पड़ाव में देखता है, इंडस्ट्री 1.0 से लेकर 5.0 तक। और खास बात यह है कि हर पड़ाव दिखाता है कि तकनीक वो सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि समाज की पूरी शक्ल ही बदल देती है। ठीक है, तो पहला पड़ाव इंडस्ट्री 1.0। दस्तावेज कहता है ये दौर था 18वीं सदी के अंत का, मतलब करीब 1760 से 1840, और इसकी पहचान मशीनीकरण और भाप की ताकत, मतलब पहली बार बड़े पैमाने पर मशीनें। बिल्कुल, इसे पहली औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं, है ना? ये एक जबरदस्त बदलाव था। सोचिए, हजारों साल से हाथ का काम या जानवरों की मदद, अर्थव्यवस्थाएं खेती पर आधारित, और फिर अचानक आ गए भाप के इंजन। ये एक ऐसी ताकत थी जो पानी या हवा से ज्यादा भरोसेमंद थी, ज्यादा शक्तिशाली। इसी ने मशीनों को बड़े पैमाने पर चलाना मुमकिन किया, खासकर कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि काम बस तेजी से होने लगा, असर और भी गहरा था। हाँ, बहुत गहरा। ये सिर्फ तेजी का मामला नहीं था, काम करने का तरीका बदला, समाज के बसने का तरीका बदला, कारखाने लगने लगे और लोग वो गांव से निकलकर इन कारखानों के पास बसने लगे। अच्छा, यहीं से शहर बनने शुरू हुए। हाँ, शहरीकरण की शुरुआत यहीं से हुई, और जाहिर है अर्थव्यवस्थाओं ने पहली बार इस तरह का औद्योगिक विकास देखा। इसने भविष्य की तरक्की की नींव रखी। मतलब भाप ने सचमुच दुनिया बदल दी। भाप ने पहिया घुमाया और समाज उसके पीछे चला। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री 2.0, ये है 19वीं सदी का अंत और 20वीं की शुरुआत, करीब 1870 से 1914। यहाँ बिजली, असेंबली लाइन और मास प्रोडक्शन की बात है। लगता है यहाँ रफ्तार और बढ़ी। हाँ, निश्चित रूप से बढ़ी। अगर भाप ने शुरुआत की तो बिजली ने उसे बिल्कुल नई ऊंचाई दे दी। बिजली ज्यादा लचीली थी, आसानी से पहुंच जाती थी। इसने फैक्ट्री के डिजाइन को बदल दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, इसने असेंबली लाइन को संभव बनाया। हेनरी फोर्ड ने इस्तेमाल किया था ना अपनी कारों के लिए, मशहूर है वो। असेंबली लाइन, हाँ, मतलब हर कोई एक छोटा सा काम बार बार करता है और चीज आगे बढ़ती जाती है। एकदम। और इसी ने जन्म दिया बड़े पैमाने पर उत्पादन को, मास प्रोडक्शन। एक जैसी लाखों चीजें बनाना संभव हो गया, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और कम लागत पर। लेकिन इसका असर सिर्फ सामान बनाने तक नहीं रुका होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने उद्योगों का आकार बदला। छोटी वर्कशॉप्स की जगह विशाल फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ तो दुनिया भर में फैल गईं, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं, वो इसी दौर में पनपी। और समाज पर क्या असर हुआ इसका? समाज पर भी बहुत गहरा असर हुआ। चीजें सस्ती हुई, आम लोगों के लिए खरीदना आसान हुआ। यहीं से वो उपभोक्ता समाज यानी कंज्यूमर सोसाइटी उभरी, जहां लोग क्या खरीदते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, इससे उनकी पहचान जुड़ने लगी। अच्छा, हमारी आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, जहां दुनिया भर में सामान बनता है, बिकता है, उसकी जड़ें इसी दौर में हैं। उत्पादकता तो खैर आसमान छूने लगी। हालांकि इसने काम को काफी नीरस भी बना दिया, एक जैसा। पहले भाप, फिर बिजली और असेंबली लाइन, एक जैसा सामान सबके लिए। लेकिन फिर बदलाव आया। 20वीं सदी का दूसरा हिस्सा, मतलब 1960 से 2000 के दशक के आसपास, इंडस्ट्री 3.0। यहाँ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, डिजिटल दुनिया की शुरुआत। बिल्कुल सही, इसे डिजिटल क्रांति भी कहते हैं। कंप्यूटर अब सिर्फ बड़ी लैब्स की चीज नहीं रहे, वो फैक्ट्रीज में, दफ्तरों में आ गए। पहले के जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल थे ना, उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आ गए, पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और फिर आया ऑटोमेशन का दौर। मशीनें खुद से काम करने लगी, प्रोग्राम के हिसाब से। रोबोट्स? हाँ, रोबोट्स।
फैक्ट्री फ्लोर पे दिखने लगे, खासकर वो काम जो खतरनाक थे या जिनमें बहुत सटीकता चाहिए थी या फिर बहुत दोहराव वाले काम। तो क्या इसका मतलब हुआ कि इंसानों की जरूरत कम होने लगी फैक्ट्रीज में? कुछ हद तक हाँ, खासकर जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स थी उनमें कमी आई। ऑटोमेशन ने उत्पादन क्षमता तो बहुत बढ़ाई, पर काम का नेचर बदल दिया। और कई विकसित देशों में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था का जोर मैन्युफैक्चरिंग से हटकर सेवाओं मतलब सर्विसेज की तरफ जाने लगा। सर्विसेज जैसे जैसे सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ये सब तेजी से बढ़े। आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया। तो इंडस्ट्री 3.0 ने न सिर्फ उत्पादन को डिजिटल किया, बल्कि अर्थव्यवस्था का ढांचा भी बदलना शुरू कर दिया। ये दिलचस्प है। हर दौर सिर्फ तकनीक नहीं बदल रहा, बल्कि नौकरियां, अर्थव्यवस्था, सब कुछ बदल रहा है। और ये हमें लाता है आज के करीब इंडस्ट्री 4.0। यहाँ साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, बिग डेटा, ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं। असल में इनका मतलब क्या है? हाँ, शब्दावली थोड़ी तकनीकी है, पर इसका मूल आइडिया है कनेक्शन और डेटा। इंडस्ट्री 4.0 को आप स्मार्ट फैक्ट्री के दौर की तरह समझ सकते हैं। स्मार्ट फैक्ट्री? हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी का मतलब है कि फैक्ट्री की मशीनें, उसके उपकरण, सेंसर, यहाँ तक कि जो सामान बन रहा है वो भी, ये सब इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं और लगातार डेटा भेज रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये साइबर फिजिकल सिस्टम क्या भला है? साइबर फिजिकल सिस्टम्स मतलब ऐसे सिस्टम जहां कंप्यूटर के प्रोग्राम, वो एल्गोरिदम सीधे तौर पर असली दुनिया की मशीनों और प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। और उनसे जो डेटा मिलता है ना, उससे वो लगातार सीखते हैं और बेहतर होते जाते हैं। उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो खुद ही बता दे कि उसे कब मरम्मत की जरूरत पड़ने वाली है, या एक पूरी सप्लाई चेन जो मौसम या ट्रैफिक के हिसाब से अपना रास्ता खुद ही बदल ले। ये सब डेटा के एनालिसिस से मुमकिन होता है। बाप रे, मतलब फैक्ट्री खुद ही सोचने लगी एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। डेटा यहाँ सबसे कीमती चीज है। इस डेटा का रियल टाइम में विश्लेषण होता है। इससे कंपनियां प्रोडक्शन को बेहतर समझ सकती हैं, गलतियां कम कर सकती हैं और तेजी से फैसले ले सकती हैं। इससे प्रोडक्शन बहुत लचीला मतलब फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल कैसे? जैसे एक ही लाइन पर छोटे छोटे बैच में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाता है। इसे मास कस्टमाइजेशन की शुरुआत कह सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो 4.0 डिजिटल और फिजिकल दुनिया को मिला देता है। सब कुछ ज्यादा जुड़ा हुआ, ज्यादा कुशल, ज्यादा स्मार्ट। स्मार्ट फैक्ट्रीज कल की बात लगती थी, पर आज की हकीकत है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात हो रही है इंडस्ट्री 5.0 की। दस्तावेज कहता है ये अभी उभर रहा है और इसका फोकस है इंसानी समझ और एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का तालमेल। मतलब अब जोर सिर्फ ऑटोमेशन पर नहीं, बल्कि इंसानों और मशीनों के सहयोग पर है, कोलैबोरेशन पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इंडस्ट्री 5.0 का बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है। अगर 4.0 का फोकस सिस्टम और डेटा को जोड़ने पर था, तो 5.0 इंसान को वापस लाता है इस समीकरण के केंद्र में। लेकिन ये पुराने दौर की वापसी नहीं है। ये इंसानों की जो यूनिक क्षमताएं हैं ना, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनको एआई और एडवांस रोबोटिक्स की ताकत के साथ जोड़ने की बात है। तो इंसान और मशीन एक टीम की तरह काम करेंगे? हाँ बिल्कुल। यहाँ कोबोट्स का जिक्र आता है, कोलैबोरेटिव रोबोट्स। ये ऐसे रोबोट हैं जिन्हें इंसानों के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, सुरक्षित रूप से, बिना किसी पिंजरे या बाड़ के। अच्छा। आइडिया यह है कि मशीन वो काम करें जिनमें वो बेहतर हैं। भारी वजन उठाना, लगातार एक जैसा काम करना, बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना। और इंसान वो करे जहां उनकी जरूरत है, मुश्किल फैसले लेना, नए आइडिया सोचना, ग्राहक की जरूरतें समझना। लेकिन दस्तावेज ये भी कह रहा था कि इंडस्ट्री 5.0 के लक्ष्य सिर्फ ज्यादा उत्पादन या मुनाफे से आगे हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंडस्ट्री 5.0 सिर्फ आर्थिक लक्ष्यों तक ही नहीं रुकता। दस्तावेज 3 खास बातों पर जोर देता है। पहला, पर्सनलाइजेशन, यानी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से उत्पाद बनाना। मतलब हर किसी के लिए अलग। हाँ, मास प्रोडक्शन की क्षमता रखते हुए भी हर ग्राहक की खास जरूरत के मुताबिक चीजें बनाना। सोचिए, एक जूता जो खास आपके पैर और चलने के तरीके के लिए बना हो। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, यानी टिकाऊपन, उत्पादन के तरीकों को पर्यावरण और समाज के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाना। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, कम बर्बादी, कार्बन एमिशन घटाना। और तीसरा?
तीसरा है ह्यूमन सेंट्रिसिटी, यानी मानव केंद्रित दृष्टिकोण। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ कंपनियों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों और समाज की भलाई, वेलबींग के लिए भी करना। काम को ज्यादा सुरक्षित बनाना, ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा संतोषजनक। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अगला कदम नहीं है, ये एक तरह से सोच का भी बदलाव है। टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद के लिए, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इंडस्ट्री 5.0 टेक्नोलॉजी को एक टूल के रूप में देखता है, जिससे न सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट बने, बल्कि समाज भी बेहतर बने। ये इंसान और मशीन के बीच एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा सहयोगात्मक रिश्ते की कल्पना है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, इंडस्ट्री 1.0 से 5.0 तक, ये वाकई कमाल का सफ़र रहा है। हमने भाप के धुएं वाली पहली फैक्ट्रियों से शुरुआत की थी, फिर बिजली की चमक, असेंबली लाइन की आवाज़ सुनी, कंप्यूटर रोबोट्स को काम करते देखा, और अब हम स्मार्ट, कनेक्टेड फैक्ट्रीज और इंसानों के साथ काम करने वाले AI की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हर कदम पिछले की नींव पर बना है, और हर बार एक नई तकनीक ने क्रांति ला दी है। सच कहा आपने। ये 1.0 से 5.0 का जो फ्रेमवर्क है ना, ये हमें समझने में मदद करता है कि ये बदलाव कितना गहरा और लगातार रहा है। तकनीक ने सिर्फ ये नहीं बदला कि हम चीजें कैसे बनाते हैं, बल्कि ये भी बदला कि हम कहाँ रहते हैं, वो शहरीकरण, क्या खरीदते हैं, उपभोक्तावाद, कौन सा काम करते हैं, सर्विस इकॉनमी, और अब शायद ये भी कि हम इंसानी हुनर और तकनीकी ताकत के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं। मशीनीकरण ने हमें खेतों से आज़ादी दी, बिजली ने मास प्रोडक्शन दिया, कंप्यूटर ने ऑटोमेशन और इंफॉर्मेशन का विस्फोट किया, और अब 4.0 और 5.0 डेटा, AI, कनेक्टिविटी के जरिए शायद ज़्यादा लचीले, ज़्यादा व्यक्तिगत और ज़्यादा जिम्मेदार उत्पादन का रास्ता दिखा रहे हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी और समाज कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, और दूसरा, पहले के लिए नई चुनौतियां और मौके पैदा करता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर इंडस्ट्री 5.0 की दहलीज पर। अगर ये नया दौर वाकई इंसानों और मशीनों के सहयोग पर, व्यक्तिगत पसंद पर, स्थिरता पर, सामाजिक भलाई पर फोकस करता है, तो इस भविष्य में कामयाब होने के लिए हमें, मतलब व्यक्तियों को, कंपनियों को, पूरे समाज को किन नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, किस नई सोच की, शायद किन नई सामाजिक व्यवस्थाओं की। तकनीक तो आगे बढ़ रही है, पर क्या हम उसके साथ कदम मिलाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसे सही मायने में इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।